विद्यार्थियों में डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य कला और वास्तुकला के बारे में। मौर्य काल की जो भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव था, उसने कला को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया था। भारत में इतने व्यापक पैमाने पर और स्थायी यानी पत्थर के माध्यम से विकसित प्रथम संगठित कलात्मक गतिविधि का प्रमाण हमें मौर्य काल में मिलता है। चूंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल और मौर्य काल के बीच में लगभग 1500 सालों का अंतराल था और उसमें कला के कोई उल्लेखनीय भौतिक अवशेष हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये कहना मुश्किल है कि मौर्य कला का विकास स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था या समकालीन पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संपर्कों का ये परिणाम थी। मौर्य काल की जो कला संपदा है उसमें हमें बहुत सारे पूरा अवशेष मिलते हैं विद्यार्थियों, जिसमें सबसे प्रमुख है पाटलिपुत्र का नगर और उसमें स्थित मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष। गया यानी बिहार में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्यहाल या गुफा आवास, अभिलेख युक्त एवं अभिलेख विहीन अशोक के स्तंभ। चौथा है स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्णित पशु मूर्तियां एवं स्तंभ शीर्ष के फलक पर पशुओं एवं वानस्पतिक अलंकरणों का उत्कीर्णन तथा विभिन्न स्थलों से प्राप्त मौर्यकालीन पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां, जिन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। इन पुरावशेषों के अलावा हमें बौद्ध श्रुति के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक के कई हजार स्तूप, चैत्य स्तूप जो ठोस अंडाकार अर्धगोलाकार आकृति होती थी, समाधि होती थी, जिसमें महात्मा बुद्ध और अन्य जो है बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। चैत्य यानी सामूहिक पूजा मंदिर और विहार जो कि भिक्षुओं के रहने के लिए मठ होते थे, ये उसने बनाए गए थे। एक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें बड़े और छोटे छोटे बहुत सारे जो है स्तूप शामिल हैं। अब सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी मौर्य राजमहल के बारे में। पाटलिपुत्र नगर की सुंदर योजना और वहाँ के भव्य राजप्रासाद का वर्णन यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने किया है, जो कि यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने कुम्भरहार जो कि वर्तमान में पटना से मौर्यकालीन विशाल राजप्रासाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यूनानी लेखक एरियन लिखता है कि यह राजप्रासाद कारीगरी का आश्चर्यजनक नमूना है। इन्हीं अवशेष में चंद्रगुप्त की राजसभा है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। ये सभा विद्यार्थियों एक बहुत ही विशाल मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी पुस्तक भारतीय कला में लिखते हैं कि यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष है, जिसके दिव्य स्वरूप को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाता है। उसके विशाल स्वरूप की स्थायी छाप मन पर पड़े बिना नहीं रहती। जो चीनी लेखक और यात्री था जो कि गुप्त काल में भारत आया था विद्यार्थियों, फाहियान, वो जो मौर्य काल के भवन है, राजमहल है पाटलिपुत्र के, उनके बारे में कहता है कि यह सब देवताओं या असुरों द्वारा बनवाए गए थे। उन्होंने पत्थर चुनकर दीवारों तथा द्वारों का निर्माण किया और उन पर ऐसी सुंदर खुदाई और पच्चीकारी की जो इस संसार में के मनुष्यों के लिए करना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल के कलाकार जो है भवन निर्माण में दक्ष थे, निपुण थे। और इसके साथ साथ मेगास्थनीज जो वो भी लिखता है कि चंद्रगुप्त के भवन ईरान के सूसा तथा इगप्ताना के भवनों से सजावट और कला में अधिक सुंदर है। और अशोक ने कश्मीर के श्रीनगर और नेपाल के ललित पाटन नामक जगहों पर शहरों का निर्माण करवाया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको स्तूप के बारे में। महात्मा बुद्ध अथवा महान बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। ये मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। अशोक की मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने कई स्थानों पर अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप देखे। हेनसांग ने विद्यार्थियों ये स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, गया, वैशाली आदि नगरों में देखे। स्तूप अर्धगोलाकार होते थे
उनका अंदरूनी भाग जो है कच्ची ईंटों से भरा होता था, बाहरी भाग पर पक्की ईंटें लगी होती थी और उन पर जो है लेप किया जाता था। स्तूप के ऊपर लकड़ी या पत्थर का छत्तर होता था। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। कला की दृष्टि से विद्यार्थी मौर्य काल में का सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसकी ऊंचाई 77.5 फीट और उसकी जो परिधि है वह 121 फीट और उसके चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 11 फीट है, यानी सामान्य जो मनुष्य है उसकी ऊंचाई से लगभग दुगना। अब हम बात करेंगे अशोककालीन स्तंभों के बारे में। तो मौर्यकालीन कला के जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है विद्यार्थियों, एक ही पत्थर के खंड से निर्मित स्तंभ या लाट है, जिनको एकाश्मक स्तंभ कहा गया है, जिनके शीर्षों पर भव्य पशु मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये स्तंभ अपनी विस्मयकारी पालिश एवं सजीव पशु आकृतियों के कारण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित है। स्तंभ की संपूर्ण लाट एक ही पत्थर से बनी है। इनकी ऊंचाई 12 से 15 मीटर के बीच है। ये शुंडाकार हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हैं और लाटों पर प्रतिष्ठापित शीर्ष भाग को पृथक पाषाण खंड से बनाकर स्थापित इस पे किया गया था। इन स्तंभों तथा उनके शीर्षों पर अत्यंत सुंदर चिकनी और चमकदार पालिश मिलती है, जो मौर्य काल की एक विशिष्ट उपलब्धि है और विश्व में अन्य जगहों पर अभी पालिश कहीं भी नहीं मिलती। इन स्तंभों का मुख्य सौंदर्य उनके शीर्ष पर स्थापित भव्य पशु मूर्तियां हैं। जैसे सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है तथा रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष पर एक वृक्ष यानी बेल है। इनमें सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। और विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि जो हमारा देश का, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी इन जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। 4 शेरों की आकृति जो आपको बहुत सारे सिक्कों पर भी ये लगी मिलती है। इतिहासकार मार्शल के अनुसार 20वीं सदी की सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है और ऐसी जो कलाकार थी इससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। और इसके बाद हम इसी के साथ साथ जो एक और विदेशी इतिहासकार हैं डॉक्टर वी स्मिथ, वो भी कहते हैं कि कठोर पाषाण को चिकना करने की कला इस पूर्णता तक पहुंच गई थी कि ये कहा जा सकता है कि वर्तमान युग की कलात्मक शक्तियों के लिए ये खोई हुई कला है। जो स्तंभ अन्य स्तंभ मिले हैं उसमें टोपरा, मेरठ, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, रामपुरवा, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रूमिनदेई आदि स्थानों पर मिले हैं। और जो सारनाथ का स्तंभ है विद्यार्थी सबसे सुंदर है और इसे अशोक के धर्म चक्र प्रवर्तन अशोक ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि हुआ था, महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और उसी की याद में अशोक ने ये स्तंभ लगवाया था। इसके बाद में हम बात करेंगे गुफा स्थापत्य की, यानी गुहा स्थापत्य की। बिहार में गया के पास बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं, जो शिलाओं को काटकर निर्मित स्थापत्य के प्राचीन उदाहरण हैं। बारबरा पर्वत समूह से 4 गुफाएं मिली हैं। इनमें कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा प्रमुख है। वहीं नागार्जुनी पहाड़ियों से 3 गुफाएं मिली हैं, गोपी गुफा, वैयेका गुफा तथा वर्तिका गुफा। इन गुफाओं की दीवारों एवं छतों पर की गई अत्यंत चमकदार पालिश मौर्यकालीन कला की विशिष्टता को परिलक्षित करती है। उदाहरण के लिए लोमस ऋषि गुफा के बारे में डॉक्टर अग्रवाल लिखते हैं कि गुफा की दीवारें खूब चिकनी और चमकीली है। पाषाण शिल्प के ऊपर सूर्य रश्मियों जैसी चमकती प्रभा है। इसका काम बहुत सच्चा और बारीक है। देखने से ज्ञात होता है कि मानो किसी ओढ़ी पहरी वधू के मुंह पर घूंघट डला हो। तो विद्यार्थियों, ये जो गुफाएं हैं और जो अशोककालीन गुफाएं हैं उसका निर्माण आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए उसने करवाया था, उनके रहने के लिए। और अशोक की द्वारा बनवाई गई कर्ण चौपाल गुफा आयताकार है। और इसके बाद हम बात करेंगे मूर्ति कला की।
तो मौर्य काल में मनुष्यों, यक्ष यक्षिणियों, गंधर्वों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों, लताओं और पुष्पों की प्रतिमाएं बनाई गईं। मथुरा के पास परखम में यक्ष की मूर्ति मिली। बैक्स नगर की स्त्री मूर्ति और पटना के दीदारगंज की मूर्तियां विशेष कलात्मक हैं। और साथ ही एक जो दीदारगंज की जो मूर्ति है उसमें चामर गृहिणी यक्षी की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट 9 इंच है, यानी सामान्य जो महिला है उससे ऊंची है। वहीं मथुरा के पास जो परखम में यक्ष की मूर्ति मिली है उसकी ऊंचाई 8 फीट 8 इंच है। सारनाथ स्तंभ पर बनी 4 शेरों की मूर्तियां जो आप देख रहे हैं के संबंध में डॉक्टर वी ए स्मिथ ने लिखा है कि इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर पशुओं की मूर्तियां किसी भी देश में पाना दुर्लभ है। रामपुरवा स्तंभ पर जो है वृषभ शीर्षक है इसके ऊपर, और इसमें जो सांड की मूर्ति है उसमें सजीवता और स्वाभाविकता आप देख रहे हैं। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि वह अनुपम है। प्राचीन संसार में उस जैसी प्रभावशाली कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे, ये जो है सांची का स्तूप है, इसका तोरण द्वार है और इसमें आप देख रहे हैं कि तोरण द्वार पर कलात्मक जातक कथाएं उकेरी गई हैं और एक विशालकाय जो है स्तूप है। इसी प्रकार ये जो है दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति है और साथ में ही है ये परखम में यक्ष की मूर्ति, जिसमें आपको कलात्मक सौंदर्य नजर आ रहा है। इसी के साथ आप देखें कि कार्ले का जो है ये चैत्य ग्रह है और सांची का जो द्वार है और अन्य जगह है वहाँ पर जातक कथाओं का अंकन, पत्थर पे एक कथा का अंकन बहुत आश्चर्यजनक और बहुत कलात्मक विषय वस्तु है। इसके बाद में हम बात करें पत्थर की जो मूर्तियां हैं, इसके साथ साथ मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। मौर्य काल की बहुत सी मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां भी उपलब्ध हुई हैं। ये पटना, अहिछत्र, मथुरा, कौशाम्बी आदि के भग्नावशेषों से मिली है। ये जहाँ कला की दृष्टि से विद्यार्थी सुंदर है, वहीं उस युग के परिधान, वेशभूषा तथा आभूषणों की जानकारी भी देती है। बुलंदी बाग पटना से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति उल्लेखनीय है। इसके बाद हम बात करें इंजीनियरिंग कला के बारे में, तो डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं कि मौर्य काल के इंजीनियर नगर योजनाएं बनाने में भी निपुण थे। मेगास्थनीज के समय में पाटलिपुत्र नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था, ऐसा उसका कहना है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल में विद्यार्थियों कला के विविध पक्षों का जो है विकास हुआ, और चूंकि मौर्य काल में साम्राज्य की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कला के ऊपर भी दिखाई देता है। और उन्होंने जो है भवन निर्माण में, स्तंभ निर्माण में, गुफा स्थापत्य और मूर्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। यानी कला के क्षेत्र में मौर्य काल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कला जो है एक समृद्ध अपने जो है स्थिति में उस समय में पहुंची। और साथ ही जो है इस काल में जो स्तंभ है, खासतौर पर अशोक स्तंभ, और उसमें जो चिन्ह है उसको हमारे भारत के राष्ट्र चिन्ह में अशोक चक्र को शामिल किया गया है हमारे राष्ट्र ध्वज में। तो विद्यार्थियों मैं समझती हूँ कि मौर्य काल में कला का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन से प्रमुख अंग है उसके आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।